वेलकम फ्रेंड्स। चलो हम लोग इस एपिसोड में रदरफोर्ड के मॉडल को पढ़ते हैं फिर। ठीक है, क्या है और कैसे उन्होंने डिस्कवरी की, न्यूक्लियस की कैसे डिस्कवरी की, पता कैसे लगाया कि एटम में एक न्यूक्लियस, एक एरिया होता है, एक वॉल्यूम होता है जो बहुत पॉजिटिवली चार्ज्ड और बहुत हाईली डेंस्ड होता है। ठीक है, चलते हैं। ये जे थॉमसन ने कैसे डिस्कवरी की, ये सब आपको थोड़ा बता दिया। एक जर्नल व्यू दिया है, देखो। अब आपसे आईआईटी जेई में ऐसा तो आएगा नहीं कि आप रदरफोर्ड का पूरा मॉडल लिखिए, ऐसा तो लिखे आपको आएगा नहीं। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि उन्होंने डिस्कवरी किया तो किस किस बेसिस पर उन्होंने जाना। उन्होंने अगर डिस्कवरी किया तो किस किस बेसिस पर उन्होंने जाना, मतलब आपको फंडामेंटल नॉलेज होना चाहिए केवल। उसमें ऐसे क्वेश्चन नहीं आते आईआईटी में, चलिए डिस्क्राइब कीजिए, पूरा लिखिए, ऐसा क्वेश्चन आंसर टाइप का नहीं आता है। आपको बस फंडामेंटल चीज़ें आनी चाहिए कि जो कि मतलब बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं वो आनी चाहिए। देखो रदरफोर्ड ने क्या किया कि एक बहुत पतली सोने की एक पन्नी ली, बहुत पतली, माइक्रोन लेवल की पतली, एक सोने की बहुत पतली पन्नी ली और उस पर यहाँ से अल्फा रेज यानी अल्फा पार्टिकल से बमबारी की इस पन्नी पे। इस पन्नी पर अल्फा पार्टिकल से बमबारी की, मतलब बहुत से थाउजेंड्स ऑफ द अल्फा पार्टिकल उन्होंने एक साथ फेंके पन्नी पर। ठीक है, ये गन है, अल्फा गन। तो रदरफोर्ड का किस्मत इतना अच्छा था कि उनसे पहले रेडियो एक्टिविटी की खोज हो गई थी। कि उन्होंने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया तो उस समय रेडियो एक्टिविटी की खोज हो गई थी और वो अल्फा पार्टिकल से परिचित हो गए थे। ये उनके लिए एक बून था, समझे। वो मतलब तो उन्होंने क्या किया, इसीलिए उन्होंने थोरॉन इसका इस्तेमाल किया जो कि अल्फा इमिटर होती है, यहाँ जो जिससे कि अल्फा पार्टिकल निकलते हैं। और ये जो अल्फा पार्टिकल निकलते हैं थोरॉन गैस से, उनकी जो एनर्जी होती है वो लगभग 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है। तो थोरॉन गैस यहाँ पर उन्होंने मतलब लगाई और वहाँ से अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं धड़ाधड़। तो और जो पार्टिकल अल्फा निकल रहे हैं उनकी एनर्जी लगभग 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम जानते हो ना, हीलियम का फार्मूला होता है 2He4। इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इससे अगर दोनों इलेक्ट्रॉन आप निकाल दो तो बनता है केवल हीलियम आयन, जिसको ऐसे लिखते हैं।
मतलब अब इस पर केवल 2 प्रोटॉन बचे और 2 न्यूट्रॉन बचे, तो 2 न्यूट्रॉन पर तो चार्ज 0 है, प्रोटॉन पर चार्ज इलेक्ट्रॉन के इक्वल लेकिन पॉजिटिव होता है, तो एक अल्फा पार्टिकल पर जो चार्ज आएगा वो +2 ही होगा, यानी +2 टाइम्स 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसका जो मास होगा पूरे मतलब हीलियम का, हीलियम में क्या हीलियम आयन पॉजिटिव आयन, और इसी जब आप इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं ना तो इसी हीलियम पॉजिटिव आयन को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। यही अल्फा पार्टिकल है। तो ध्यान से देखो तो अल्फा पार्टिकल जो है यानी हीलियम 2+ यानी कि हीलियम आयन, इसमें इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं है, केवल बचते हैं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो अगर आप मास निकालो अल्फा पार्टिकल का तो वो कितना होगा, 2 प्रोटॉन का मास और +2 न्यूट्रॉन का मास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बचे नहीं। तो 2 अगर कॉमन ले लो तो प्रोटॉन का मास मीन्स 1836 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस, और इसका 1839 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप अगर ध्यान से देखो तो ये आया 2 और इसका सम कितना आएगा 36 72 एंड 3 75। तो ये 36 75 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स 2, इससे भी मल्टीप्लाई करो, यानी एक अल्फा पार्टिकल का जो मास आया वो एक इलेक्ट्रॉन से लगभग 7000 टाइम्स, मतलब 750, मतलब 7,500 गुना ज़्यादा, मतलब बहुत बड़ा मास होता है इलेक्ट्रॉन की तुलना में एक अल्फा पार्टिकल का मास। यानी पार्टिकल के अल्फा पार्टिकल का मानो एक ट्रेन और इलेक्ट्रॉन मानो एक साइकिल, ऐसा, या कम तो एक बाइक मान लो। तो अगर एक ट्रेन इतनी बड़ी एक बाइक पर टक्कर मारेगी तो ट्रेन तो अपने रास्ते सीधे जाने को चाहिए और इलेक्ट्रॉन को भगा देगी, इस बाइक को भगा देगी या तोड़ देगी। तो इलेक्ट्रॉन टूटेगा तो नहीं, लेकिन अगर आप कल्पना करो कि एक अल्फा पार्टिकल अगर एक इलेक्ट्रॉन पर सीधा टक्कर मारेगा तो इलेक्ट्रॉन को कहीं भगा देगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अल्फा पार्टिकल की डायरेक्शन को चेंज कर पाए। अरे एक ट्रेन आ रही होती है तो सामने अगर एक बाइक खड़ी है तो उस पर टक्कर मारेगी, बाइक दूर, ट्रेन तो अपने रास्ते जाएगी। तो इसका मतलब ये तो बात यहाँ से समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल को ना तो रोक सकता है ना तो जल्दी उसको डिफ्लेक्ट कर सकता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ से समझ में आया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अल्फा पार्टिकल से गोल्ड फॉइल जो कि माइक्रोन के लेवल की पतली है, माइक्रोन के लेवल की पतली मतलब समझ लो कि बस ये एक इसकी जो मोटाई है वो बस 1-2 एटम की ही मोटाई है, ठीक है, इतना समझ लो बस उदाहरण के लिए, उस पर ये टक्कर मार रहे हैं अल्फा पार्टिकल। तो जब उन्होंने टक्कर मारी ना गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल से, तो उन्होंने देखा कि लगभग सारे अल्फा पार्टिकल्स लगभग सारे अल्फा पार्टिकल लगभग, लेकिन मैंने पूरे नहीं कहा, तो थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लो कि लगभग 98% अल्फा पार्टिकल्स बिना डेविएशन के सीधे निकल गए। मतलब जिस लाइन पर वो अल्फा पार्टिकल चल रहे थे वो उसी लाइन पर सीधे निकल गए। लगभग जितने उन्होंने फेंके, मान लो 1 लाख अल्फा पार्टिकल फेंके तो उसमें से 98% तो सीधे निकल गए, मतलब बिना किसी मतलब रोक टोक के निकल गए। इससे उन्होंने ये अनुमान लगाया, अब इनको मिटा देना, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप सबको आपको सब पता ही है।
तो सिंस लगभग सारे अल्फा पार्टिकल उस सोने की पन्नी से बिल्कुल सामने निकल गए सीधे, तो इसका मतलब यह हुआ कि उनको जल्दी कोई रोक नहीं पा रहा है, अल्फा पार्टिकल को जल्दी कोई रोक नहीं पा रहा है। तो रदरफोर्ड ने दिमाग लगाया कि लगभग जो एटम है उसका लगभग सारा पार्ट खोखला होता है, यानी उसमें मास डेंसिटी नहीं होती है। तो उन्होंने ये दिमाग लगाया कि लगभग एटम का सारा वॉल्यूम बहुत ही लेस डेंसिटी वाला होता है, बहुत ही लेस डेंसिटी वाला होता है। लगभग सारा एटम बहुत ही लेस डेंसिटी वाला होता है। ओके, एक तो उन्होंने ये दिमाग लगाया। बात भी सही है, पूरे एटम में लगभग न्यूक्लियस को अगर अब तो आप जानते ही हो आज के ज़माने में कि अगर न्यूक्लियस को हटा दें तो पूरे एटम के स्पेस में केवल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इतने बड़े स्पेस में इलेक्ट्रॉन के मास की वैल्यू कुछ नहीं है। क्योंकि अकेले एक प्रोटॉन ही उससे करीब 1800 गुना बड़ा मास वाला होता है। तो ये बात उन्होंने बिल्कुल सही मतलब दिमाग में उनके आया कि इस एक्सपेरिमेंट से ये तो पता चल गया कि लगभग जो सारा एटम है वो लेस डेंसिटी वाला होता है, यानी एटम्स में बहुत ज़्यादा स्पेस है, खाली स्पेस, लार्ज स्पेस। थोड़ा यहाँ पर एटम का एक ऐसे ही बना देते हैं ताकि आप इसको कोरिलेट कर पाएँ कि हम जो बोल रहे हैं वो क्या है। तो बात उनकी सही है भाई, एक इलेक्ट्रॉन नन्हा मुन्ना इस ऑर्बिट पर पाया जा रहा है, एक है ना, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो और बड़ा ऑर्बिट आ जाएगा। तो बात तो सही है, मतलब लगभग सब जगह खाली ही है। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि एटम का लगभग सारा वॉल्यूम या सारा स्पेस खाली ही है और उसकी डेंसिटी बहुत लेस है, या लीस्ट कह लो, चलो लेस ही लिखा रहने दो। ये बात समझ में आई? क्योंकि सारे जो अल्फा पार्टिकल इस पर जो पड़ रहे थे एटम पर, वो निकल जा रहे थे। उसके रास्ते में अगर इलेक्ट्रॉन आ भी गया तो जैसे ट्रेन बाइक को उड़ा देती है ना, वैसे ही अगर अल्फा पार्टिकल के सामने इलेक्ट्रॉन आ भी गया ना तो इलेक्ट्रॉन को उड़ा दे, मतलब भगा देगा, अपने रास्ते से टक्कर मार के भगा देगा और वो सीधे ही निकल जाएगा। तो इसका मतलब उनकी बात में दम थी, ये वाली बात में। दूसरा क्या हुआ, उन्होंने देखा कि लेकिन ऐसा हमेशा नहीं है, मतलब लगभग ये और ऊपर होता है, मोर देन 99% कह सकते हो कि लगभग सारे अल्फा पार्टिकल जो बहुत हैवी हैं वो तो सामने निकल गए, लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल इस सोने की पन्नी से टकरा के वापस भी लौट रहे हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल सोने की पन्नी से टकरा के अल्फा जा रहे थे, लेकिन ये सोने की पन्नी से टकरा के ऐसे स्कैटर्ड भी हो रहे हैं। कुछ ऐसे मतलब एक लाइन में नहीं गए, मतलब कोई ऐसे चला गया, कोई ऐसे चला गया, कोई तो एकदम रिवर्स लौट आया, ऐसे गया था ऐसे ही वापस आ गया। तो यहाँ पर उनका दिमाग खटका। किसका? उनके दिमाग में एक चीज़ आई कि भाई 99% से ज़्यादा अल्फा पार्टिकल तो बिना रोक टोक के निकल गए सामने। इसका मतलब है कि एटम में बहुत सा स्पेस है जिसमें अल्फा पार्टिकल आराम से आ जा सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन अगर है भी तो उखाड़ के फेंक सकते हैं। इतना तो उनको मतलब समझ में आया। लेकिन उनको ये भी लगा कि इतने हैवी अल्फा पार्टिकल जिसका मास एक इलेक्ट्रॉन से लगभग इतना गुना ज़्यादा है, इसको आखिर कौन ऐसे रास्ता बदलने पर मजबूर कर दिया? किसने कर दिया मजबूर? उनके अंदर ये दिमाग आया कि भाई ये बहुत से अल्फा पार्टिकल चारों तरफ स्कैटर्ड कैसे हो गए। कोई यहाँ जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई ऐसे भागा जा रहा है, मतलब कहाँ ये सब कौन कर रहा है? क्योंकि इतने हैवी अल्फा पार्टिकल को रोकना और उनकी दिशा बदलना कोई मामूली बात तो है नहीं, इलेक्ट्रॉन के लिए तो संभव ही नहीं है।
तो भाई अब उनके दिमाग में ये आया कि ज़रूर पूरे एटम में कुछ ऐसी ज़रूर कोई जगह है जिसका मास बहुत ज़्यादा है। जैसे दीवार पर तुम बॉल मारो और अगर ये दीवार है उस पर बॉल मारोगे तो बॉल लौट आती है। तो उसको मतलब उसको वो इन चीज़ों से रदरफोर्ड जी को ये एहसास हो गया कि एटम में कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर हमारा अल्फा पार्टिकल इतना हैवी जा रहा है लेकिन टकरा के इधर उधर भाग रहा है, मतलब वो सीधे नहीं जा पा रहा है, कोई तो उसको लौटा रहा है या उसकी दिशा बदलने पर मजबूर कर रहा है। जब उसमें से कुछ 180 डिग्री पर मूव हुए ना, मतलब जस्ट ऐसे, तब उनको लगा अरे कुछ तो मतलब बहुत स्ट्रांग चीज़ है उस एटम के अंदर। तो उन्होंने कॉन्सेप्ट लगाया कि एटम में एक छोटी सी जगह है, क्योंकि 99% से ज़्यादा तो एकदम सीधे ही निकल गए थे। तो उन्होंने ये तो दिमाग लगा दिया था कि पूरे एटम में लगभग सारी जगह खाली है, लेकिन फिर उन्होंने इस चीज़ से जब स्कैटरिंग शुरू हुई अल्फा पार्टिकल की, तो ये दिमाग लगाया कि एटम में कुछ तो ऐसी जगह है जो वॉल्यूम में बहुत छोटी है, यानी वो बहुत छोटा वॉल्यूम है एटम के अंदर, बहुत छोटा वॉल्यूम है, मतलब बहुत स्मॉल वॉल्यूम है जिसमें बहुत ज़्यादा मास है, जिसमें मास बहुत ज़्यादा है, वॉल्यूम जिसका छोटा है लेकिन उसका मास बहुत हाई है और वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। क्योंकि हीलियम आयन यानी अल्फा जो पार्टिकल है उस पर +2 इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज है। तो कुछ तो ऐसी जगह है जो उसको मतलब वापस धक्का मार के भगा रहा है। तो उन्होंने ये 3 कॉन्सेप्ट दिए कि एटम के अंदर कोई तो ऐसी जगह है जो वॉल्यूम में बहुत छोटी है, उसका मास बहुत ज़्यादा है और उस पर पॉजिटिव चार्ज है। 3 चीज़ें उन्होंने दिमाग में लगाई, मतलब दिमाग में लाई। तो उन्होंने उस छोटे से वॉल्यूम का नाम दिया न्यूक्लियस। क्या नाम दिया? न्यूक्लियस यानी नाभिक। ये एटम के अंदर बहुत छोटा से छोटा वॉल्यूम में होता है जिसका मास बहुत ज़्यादा होता है। तो आप जानते ही हो कि उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं जिनका मास बहुत ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में, और उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। चूँकि नाभिक जो न्यूक्लियस होता है केवल पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन पर चार्ज 0 लेकिन प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये बातें तो आज आप जानते ही हो, लेकिन उन्होंने तब इतना दिमाग लगाया था। फिर धीरे धीरे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके प्रोटॉन की खोज की। प्रोटॉन, और जो प्रोटॉन होता है एक्चुअली वो होता है, प्रोटॉन अगर इसको हम P लिखें तो ये जो प्रोटॉन होता है एक्चुअली वो हाइड्रोजन से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो बनता है वो प्रोटॉन। तो बस ये है प्रोटॉन। प्रोटॉन ऐसे समझो कि हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है और 0 न्यूट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन एटम में कोई न्यूट्रॉन पाया नहीं जाता। तो न्यूट्रॉन तो है नहीं, तो अगर हम हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो प्रोटॉन बचता है। इसीलिए प्रोटॉन को बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन केवल 1+ आयन, ठीक है, 1+ आयन हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन इज प्रोटॉन। तो उन्होंने फिर प्रोटॉन की खोज की इस तरह, और न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट दिया। धीरे धीरे न्यूट्रॉन का भी खोज हुआ और पता चला कि वो जो स्मॉल वॉल्यूम रदरफोर्ड जी ने बोला था कि बहुत छोटा वॉल्यूम है जिसमें बहुत ज़्यादा मास है एटम का लगभग सारा मास वहीं पे है, और जो पॉजिटिव है, बहुत नहीं मतलब जो पॉजिटिव है। अब बहुत कैसे पॉजिटिव हो जाएगा, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, तो जितना प्रोटॉन बस उतना ही चार्ज पॉजिटिव। तो जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, तो बाद में फिर जब
चैडविक जी ने जब खोज किया न्यूट्रॉन का, तो और एक्सपेरिमेंट से पता चला कि यही जो वॉल्यूम जिसको कि न्यूक्लियस समझा गया, उस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी होता है। न्यूट्रॉन भी होता है जिसका मास प्रोटॉन से भी ज़्यादा होता है, लगभग ज़्यादा। तो वो वॉल्यूम बहुत हैवी मास का होता है और पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो प्रोटॉन की खोज और ये न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट देने के लिए रदरफोर्ड जी को दिया गया था नोबेल प्राइज़। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट या मॉडल ऑफ द रदरफोर्ड, कि उन्होंने कैसे न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बस होनी चाहिए आपको, और आपसे ज़्यादा आईआईटी की परीक्षा में डिमांड नहीं की जाती। आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि, है ना। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि इस न्यूक्लियस यानी ये जो नाभिक होता है इसका साइज कितना होता है, इसका साइज कितना होता है। तो देखते हैं। इतना तो आप समझ गए ना, तो नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको बताते हैं, ताकि आपको थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे।